नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 9th का अर्थशास्त्र का पाठ नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग पढ़ रहे हैं और उसमें बताए थे कि जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन, उस मानव संसाधन को मानव पूंजी में मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए तीन चीज जरूरी है। पहला क्या जरूरी था कि मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने के लिए तीन चीज जरूरी है। जो पहला था वो शिक्षा, जिसके बारे में इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। शिक्षा के बारे में भारत और भारत के अंदर होने वाले विकास का स्तर क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य। तो आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा पिछले क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। आप जाकर दूसरे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही पढ़ा हुआ है ना। दूसरा है स्वास्थ्य। आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य किसी भी कंपनी या किसी भी कार्य को करने के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी या किसी फॉर्म में जाएंगे काम करने के लिए, फिर किसी भी संस्था में काम करने के लिए जाएंगे, तो किसी भी संस्था को अस्वस्थ व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको स्वस्थ व्यक्ति ही चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप इन स्वस्थ चीज़ों को, स्वास्थ्य को पढ़ने के लिए सबसे तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब उन तीनों का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पिछली क्लास में भी चर्चा करते हुए देखे होंगे कि जीवन प्रत्याशा के नाम का वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया था, किसी देश के अंदर रहने वाले लोगों की जो औसत आयु है ना, औसत कितने साल तक जीवित रह सकते हैं, वो उसकी जीवन प्रत्याशा कहलाती है। और वो किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के रहने वाले इन्वायरमेंट, साथ साथ में वहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं, कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है, भारत में लगातार सुधार हो रहा है। जीवन प्रत्याशा के अंदर क्या हो रहा है, लगातार लोगों की उम्र बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए, आपके बुक में भी एक डाटा दिया गया है, उस डाटा को भी हम लोग देख सकते हैं। हमारे डाटा के अंदर क्या दिया गया है, देखिए कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज डाटा, कि कुछ उपाय जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2016 में 69.4 वर्ष हो गई है। ये एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी को याद रखेंगे कि 2016 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष हो गई है। इसका मतलब है कि भारत में औसतन लगभग जो व्यक्ति है वो 70 वर्ष के करीब में जीवन जी पाता है ना। 70 वर्ष तक जीवित रहता है, औसतन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि भारत में जीवन प्रत्याशा की दर कितने वर्ष तक की है, तो 69.4%, 4 वर्ष, ठीक है। अब देखिए कि भारत सरकार ने कई सारी योजनाओं को लागू किया है ताकि जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जारी की गई है। तो भारत सरकार ने जनसंख्या स्वास्थ्य स्थिति सुधारना किसी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या को अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक उनकी पहुंच स्थापित करना है। और जिसकी वजह से भारत में स्वास्थ्य जो जीवन प्रत्याशा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तीन वर्ड और इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर एक है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। उसके बाद शिशु जन्म दर है, उसके बाद यहाँ पर मृत्यु दर है। इन तीनों का डेफिनेशन जो है वो देखिए नीचे लिखा गया है। यहाँ देखिए नीचे, सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ देखिए शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है। तो शिशु मृत्यु दर से मतलब है कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। यानी जैसे मान लेते हैं कि 100 लोगों पे शिशु जो जन्म लेने का जो दर है वो मान लेते हैं कि 10 है, और 10 में से 6 ऐसे लड़के हैं जो 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपने जो फर्स्ट जन्मदिन भी नहीं मना पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। यानी 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की जो मृत्यु हो जाती है उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यानी कि अगर किसी शिशु दर का मतलब यही है कि 1 वर्ष से कम आयु के कितने भी बच्चे जो मृत्यु हो रही है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं।
दूसरा यहाँ पर देख लीजिए जन्म दर से। जन्म दर का मतलब यह है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। यहाँ देखिए फिर से कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से निरूपित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ पर एक पूरा सोसाइटी है, उसमें 1000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? कुल मिला के 1000 लोग रहते हैं, और उसमें से 1000 रुपये प्रति वर्ष 26 लोग जन्म ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 26 लोग का मतलब ये है कि ये 26 लोग जो हैं प्रति वर्ष, इसको बोलते हैं जन्म दर। इसको क्या बोलते हैं? जन्म दर। और मृत्यु दर की बात क्या कर रहा है? मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों से के पीछे मरने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या, यानी फिर से 100 लोग हैं यहाँ पे, इस 100 लोग में से मरने वालों की संख्या मान लेते हैं कि हर एक साल 20 है। कितना है? ये हर एक साल 20 है। तो ये आपका मृत्यु दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मृत्यु दर हो जाएगा, और ये ऊपर वाला आपका जन्म दर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? है ना? ये क्या हो जाएगा? जन्म दर हो जाएगा। तो अब ऊपर देख लेते हैं इसका डाटा क्या कहता है। हमारे भारत सरकार का डाटा क्या कहता है कि मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और साथ में जन्म दर कितना है। यहाँ देखिए ऊपर वाले डाटे में दिया गया है कि शिशु मृत्यु दर 1951 में 147 से घटकर 2028 में 147 से घटकर 2028 में 28 पर आ गया, 2020 में 28 पर आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सवाल क्या बन सकता है यहाँ पे कि भारत में 1951 में शिशु मृत्यु दर कितना था। सवाल क्या बन सकता है कि भारत में 1951 में शिशु मृत्यु दर कितना था। कितना था शिशु मृत्यु दर? तो आप अगर आपके ऑप्शन में 147 दिया गया है तो टिक मार्क लगा देंगे। अगर यही चीज़ आपसे पूछेगा, क्या केवल पूछेगा 2020, अगर यहाँ पर 2020 शिशु मृत्यु दर पूछ लिया तो क्या करोगे? यहाँ पर टिक लगाओ कितना? 28। ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये है आपका इसको एक्चुअल में आंसर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? जन्म दर की बात करते हैं। अब देखिए जन्म दर क्या है। यहाँ देख लीजिए कि किसी विशेष अवधि में जन्म लिए गए बच्चों का, जिसको जन्म दर को बोलते हैं, है ना। विशेष अवधि का मतलब यहाँ पर लगभग एक साल के अवधि होती है। एक साल की अवधि के अंदर जन्म लिए गए बच्चों को जन्म दर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2020 में 1000 पर कम 20 था। ठीक है। मृत्यु दर 2018 में 6 था। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के अंदर मृत्यु दर लगातार घटने का मतलब ये है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है, साथ साथ में हमारे देश के अंदर जीवन प्रत्याशा भी लगातार बढ़ रही है। जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर के लगातार घटना ये हमारा दर्शाता है कि भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट था, ये हमें बता दिया तीनों चीज़ें। अब अगले वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर देख लीजिए कि अब कुछ डाटा दिया गया है। जैसे देखिए कि अब यहाँ पर 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 21 का डाटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 2020 में कोरोना आ गया था, तो हो सकता है कि इसमें डाटा नहीं दिया गया हो। बाकी डाटा यहाँ पर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो लगातार संख्या है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या हो, अस्पताल की संख्या हो, सरकारी बिस्तर की संख्या हो, है ना, डॉक्टरों की संख्या हो, लगातार देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। ये स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, बिस्तर, चिकित्सक, है ना, साथ में नर्सिंग, जो महिलाएं नर्सिंग होती हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये आप डाटा देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की जो सुविधाएं थी 2014 में 1,82,709 थी, और यहाँ पर देखिए 1,94,339 हो गया है। उसी प्रकार अस्पताल की डाटा देख सकते हैं, यहाँ पर 29,000 था और यहाँ पर क्या हो गया 36,000 हो गया है। यहाँ पर बिस्तर देखिए 6,75,779 था, यहाँ पर 8,49,000 हो गया है ना। उसी प्रकार डॉक्टरों की संख्या भी लगातार देख सकते हैं, तो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नर्सिंग, जो नर्सिंग कर्मी हैं उनकी संख्या लगभग 26,21,981 थी, यहाँ पर देखिए लगभग 35 लाख के करीब पहुँच गई है। तो ये लगातार हमारे देश के अंदर जो स्वास्थ्य संबंधी संरचना है वो लगातार बढ़ रहा है, विस्तार कर रहा है। इसका मतलब ये कि हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करने में कार्य में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए भारत के अंदर मेडिकल जो कॉलेज हैं उनकी भी संख्या लगातार
बढ़ती जा रही है। तो भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज हैं, तो ये आपको डाटा याद करने वाला है। भारत में कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है, तो 542 है। 313 डेंटल कॉलेज हैं, जो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा मात्रा में है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना। यहाँ पर क्या है कि मेडिकल कॉलेज संख्या ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एक और चीज़ है, इसके अंदर एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी कि अब बेरोजगारी भी हमारे देश की सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि संसाधन, जो जनसंख्या है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना। जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में, उस जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के लिए जरूरी जो शिक्षा था, स्वास्थ्य था, प्रशिक्षण था। अब उसी प्रशिक्षण के अंदर देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो टॉपिक है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। अब बेरोजगारी का मतलब क्या है कि वे लोग बेरोजगार कहलाते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम उनको नहीं मिल पाता है। यानी बेरोजगार लोग वो हैं जो निठल्ला घूम रहे हैं, वो बेरोजगार नहीं है। जिनको काम करने का इच्छा है, जो बेरोजगार वो कहलाते हैं जो काम करना चाहते हैं फिर भी काम नहीं मिल रहा है। यानी बेरोजगार कौन कहलाएगा? काम की इच्छा रखने वालों को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जिनको काम करना है, जिनको काम करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, वो लोग बेरोजगार कहलाएंगे। वे लोग काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। अब ये किसी व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, है ना। या तो वो सही रूप से प्रशिक्षित नहीं है, एजुकेशन की कमी है ना, एजुकेशन की कमी है। तो उस तरीके से क्या होता है कि भारत में बेरोजगारी की कई सारे स्तर हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि बेरोजगारी भी भारत में कई तरह की पाई जाती है। आपको पता है, पिछली क्लास में बताए थे, जनसंख्या का जो विभाजन होता है वो 0 से लेकर 15 तक होता है ना। 15 से लेकर 59 तक होता है, और 59 से अबव होता है। तो आपको बताए थे कि 15 से लेकर 59 वाले क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिव कहलाते हैं। और ये लोग काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो जब काम करते हैं तो भारत के जीडीपी में इंक्रीमेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो 15 से लेकर 59 तक बीच में जिनको काम नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, तो भारत के अंदर जो बेरोजगारी है वो कई तरह की है ना। भारत में बेरोजगारी देखिए कई तरह की है। तो यहाँ पर देखिए बेरोजगारी का कई तरह बताया गया है कि भारत में संदर्भ ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी अलग अलग है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति में भी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है, प्रछन्न बेरोजगारी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। अब इन तीनों बेरोजगारी का मतलब समझते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या कहलाता है? प्रछन्न बेरोजगारी, और साथ साथ में शिक्षित बेरोजगारी। अब यहाँ पर देखिए, मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि आपने अपने गांव के अंदर देखा होगा, कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर मौसम में ही काम मिलता है, किसी मौसम में। जैसे कि अभी जब हम धान की बुआई करेंगे, अभी जो हमारा मौसम आने वाला है, बरसात का मौसम होगा, इसमें धान की बुआई की जाएगी, है ना। जब धान की बुआई की जाएगी तो क्या होगा, लैंडलेस लेबर यानी मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये धान की बुआई खत्म हो जाएगी तो इस मजदूरों का क्या हो जाएगा, काम भी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा। और जब काम खत्म हो जाएगा तो इस समय पे क्या है, ये बेरोजगार हैं। क्या ये एक बेरोजगार है। जब फिर से इसी धान को काटा जाएगा, फिर से काटा जाएगा, तब क्या होगा, इनकी जरूरत पड़ेगी, और फिर से क्या होगा, इनको रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि पर्टिकुलर एक मौसम में ये लोग, इनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो इसलिए इनको मौसमी बेरोजगारी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपके बुक में भी यही चीज़, सेम चीज़ समझाया गया है। आपके बुक में यही चीज़ समझाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई, गहाई होती है, और बाकी जब मौसम में क्या होता है कि उनको खाली रहना पड़ता है। जैसे अभी का मौसम देखिए, अभी का मौसम क्या चल रहा है, हार्वेस्टिंग का चल रहा है, फसलों कटाई का चल रहा है। अभी का मौसम क्या है, फसलों की कटाई हो रही है, फसलों की
कटाई। और जब फसलों की कटाई होती है तो क्या होता है, इसमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है, और जो लोग जो काम करते हैं उनको काम मिलता है, बाकी समय इनको काम नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी बेरोजगारी का जो टाइप है वो प्रछन्न बेरोजगारी है। प्रछन्न बेरोजगारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है, एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि ये पूरा सा बड़ा खेत है। इस खेत के अंदर क्या है, इस खेत के लोग, इस खेत पर कम से कम 5 लोग खेती कर रहे हैं। कितने लोग? एक ही परिवार के 5 लोग खेती कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो कि इस खेत के अंदर 5 की जगह पे 2 लोग भी खेती करेंगे तो सेम प्रोडक्शन आएगा। जरूरत कितना है? जरूरत है केवल 2 लोगों की खेती करने की, जबकि एक ही परिवार के 5 लोग खेती कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में 3 लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन उनका कार्य वो नहीं कर रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस खेत के अंदर 2 लोगों की ही जरूरत है, लेकिन लगे हुए हैं 5 लोग, यानी 3 लोग अपना एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो बेकार फालतू में खर्च कर रहे हैं। अगर वही 3 लोग किसी और कार्य को करें, क्या करें, किसी अन्य कार्य को करें, तो इस खेत की खेती के साथ साथ में उनका अन्य आय भी जनरेट हो पाएगा, अन्य आय भी प्राप्त हो पाएगा। इस तरीके से माना जाता है कि इसके अंदर जो 3 लोग अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं वो प्रछन्न बेरोजगारी के अंदर कर रहे हैं। इसका मतलब है ऐसा तो लगता है कि इसमें कार्य 5 लोग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर 2 लोगों की ही जरूरत पड़ती है, और 3 लोग उसको कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पर इसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हो पाता है। ठीक है, इनका इस कार्य में अतिरिक्त आपको लाभ नहीं हो पाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रछन्न बेरोजगारी, यानी छुपी हुई बेरोजगारी। जहां पर 2 लोगों की जरूरत है लेकिन 5 लोग कार्य में लगे हुए हैं, तो यहां पर 3 लोग क्या है, यहां पर 3 लोगों को बेरोजगार के अंदर काउंट किया जाएगा, क्योंकि इस उन 3 लोगों के इस कार्य में नहीं करने से भी, उन तीनों को इस कार्य में हाथ नहीं लगाने से भी कोई इस व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई क्या, कि जहां पर जरूरत कम होती है, लगे हुए ज्यादा लोग होते हैं, काम करने वाले ज्यादा लोग होते हैं, तो वहां पर प्रछन्न बेरोजगारी होती है। और ऐसे प्रछन्न बेरोजगारी के अंदर क्या होता है कि जो लोग कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं उनका एक्चुअल में कार्य वो आर्थिक रूप से कोई अन्य कार्य नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बार फिर से समझ लेते हैं इस बात को, कि जैसे यहाँ पर देखिए आपके घर में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक इतना बड़ा फील्ड है, इस खेत के अंदर 2 लोग अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अगर 2 लोग मेहनत से कार्य करें तो खेत में उतना ही प्रोडक्शन होगा, लेकिन आपके पूरे परिवार के लोग लगे हुए हैं, यानी 5 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग भाई कोई और भी तो कार्य कर सकते थे, 3 लोग और कोई भी कार्य कर सकते थे, लेकिन वो 3 लोग भी इसके अंदर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 3 लोग अपना कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको प्रछन्न बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? या छुपी हुई बेरोजगारी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये दोनों तो क्या है, शहरों ग्रामीण के अंदर है। अगला है शिक्षित बेरोजगारी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज जो हम लोग आसपास देखते हैं कि बिहार या उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर क्या होता है कि लोगों के पास डिग्रियां मिल जाती हैं। क्या मिलती है? डिग्री मिल जाती है, लेकिन उस डिग्री के अनुकूल में उनके पास ज्ञान नहीं होता है। पहली बात समझिए मेरी बात को, कि हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम या इस तरह की तमाम डिग्रियां ले लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास उस लेवल का जो ज्ञान होना चाहिए, उस लेवल का जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है। अब इससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि लोग पढ़े हुए हैं लेकिन उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा लगते हैं कि कोई व्यक्ति शिक्षित है, लेकिन उस शिक्षित होने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वे लोग फिर से बेरोजगार रह जाते हैं, उनको फिर से कोई काम नहीं मिलता है, और इस कंडीशन में उनको शिक्षित बेरोजगारी के अंदर रखा जाता है। और ऐसा जो होता है वो नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है।
एक और कंडीशन हो सकता है कि जो रोजगार है वो उपलब्ध भी ना हो, तब भी ये क्या हो जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, है ना। रोजगार अनुपलब्ध हो, है ना, अनुपलब्ध हो, तो भी ये लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझिए, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन होने के बावजूद भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। या फिर शिक्षित बेरोजगारी में वे लोग भी आ सकते हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन प्रशिक्षण नहीं है, उनके पास कोई उस स्तर का ज्ञान नहीं है, स्तर का ज्ञान नहीं है, बात समझ में आया, उस स्तर का नॉलेज नहीं है, तो भी क्या हो जाएंगे, उनको फर्म के द्वारा यानी कंपनी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस वजह से वो लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तो आप इस किताब के अंदर देखिए, आप लोग इस किताब को पढ़िएगा अच्छे तरीके से, है ना। इस किताब को पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो भारत के अंदर जो बेरोजगारी है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बेरोजगारी से क्या होता है कि जनशक्ति की बर्बादी होती है, जन संसाधन की बर्बादी होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि युवकों में हताशा और निराशा हो जब फैल जाता है। ठीक है, शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। यानी जो लोग शिक्षित हैं और उनको जिस तरीके से कार्य, जिस उस तरह कार्य मिलना मिलना चाहिए वो लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीटेक इंजीनियर करने वाले भी चपरासी का फॉर्म भर देते हैं, है ना, चपरासी वाला फॉर्म भर देते हैं। तो ये क्या होता है कि वो जिस स्तर का उन्होंने डिग्री लिया हुआ है, जिस स्तर का मेहनत किया हुआ है, वो काम उस इस तरह काम वो नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है, उस छात्र के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस संसाधन के अंदर क्या होता है कि मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, वो निराशाजनक स्थिति से गुजर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर और देख लीजिए कि बेरोजगारी का और क्या इफेक्ट हो सकता है। तो बेरोजगारी बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप ही घर में देखिए कि काम लोग 10 लोग हैं, 10 लोगों में से केवल 2 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी 8 लोग घर पे बैठ कर खा रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये 8 लोग इन 2 लोगों पर क्या होता है, एक तरीके से बोझ हो गए हैं, है ना। अगर इसी में क्या होता है कि इसमें से 8 में से 3 और लोग कमाने लगे तो क्या हो जाएगा, अब 3 लोगों को और रोजगार मिल जाए तो इस परिवार का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा। तो वही चीज़ बोला गया है कि आपके अगर बेरोजगारी है, बेरोजगार व्यक्ति है, तो क्या होता है, एक तरीके से वो भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर एक तरीके से बोझ है। ठीक है, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए कार्य करना बहुत जरूरी है। किसी अर्थव्यवस्था का समग्र विकास और बेरोजगारी का हितकारी प्रभाव पड़ता है। ये क्या होता है, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक होता है। जैसे अर्थव्यवस्था में मंदी कब आती है, मंदी मंदी का मतलब ये होता है कि जितना भी बाजार है उस बाजार में खरीदारी नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है, खरीदारी, सिंपल भाषा में समझिए तो खरीदारी नहीं हो रही है। यानी जो मार्केट में सामान है वो सामान कोई खरीद नहीं रहा है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। क्या नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जब पैसा होता तो क्या करते हैं, लोग बाजार में जाते हैं, जब बाजार में जाते हैं तो वहाँ से सामान खरीदते हैं। लेकिन जब बेरोजगार लोग होंगे और बेरोजगारी के बाद क्या होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो बाजार नहीं जाएंगे, और बाजार जाने के बाद फिर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इससे बाजार के अंदर रखा हुआ सामान बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट के अंदर या अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये आम भाषा में समझिए कि मंदी का मतलब ये होता है कि बाजार में रखा हुआ सामान कोई खरीद नहीं रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, क्योंकि जब कोई खरीदेगा नहीं तो फैक्ट्रियों के अंदर लगे हुए मजदूर फैक्ट्री उत्पादित करेगी नहीं, क्यों, घाटा चला जाएगा। जब फैक्ट्री के अंदर उत्पादन होगा नहीं तो जो मजदूर काम कर रहे हैं वो मजदूर को मजदूरी मिलेगा नहीं, और मजदूरी मिलेगा नहीं तो सीधा सी बात है कि अर्थव्यवस्था के अंदर और गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ तो समझ गए होंगे, है ना। यहाँ तो देख लीजिए कि सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी दर बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत बड़ी होने की वजह से क्या होता है कि फिर हमारा जो बेरोजगार लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। जैसे अभी फिलहाल का न्यूज़ देख लीजिए कि भारत के अंदर एक, है ना, आप लोग तो जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी में रहते हैं तो यहाँ ध्यान रहते होंगे कि जो ग्रुप डी का फॉर्म आया था, ग्रुप डी, उस ग्रुप डी के फॉर्म आया था 32,000 करीब में, और 32,000 करीब में फॉर्म आया था, है ना, 32,000 करीब में फॉर्म आया है ना। और इस 32,000 में क्या है कि लोग 1,08,00,000 लोग फॉर्म भर दिए हैं। यानी बेरोजगारी के स्तर अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है
इसके सुधार करने के लिए सबसे पहले व्यवस्था करना पड़ेगा कि जो हम लोग को डिग्रियां मिल जाती हैं उसमें सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा कई सारी नीति लाई जाए, सरकार द्वारा नीति, साथ साथ में दूसरा प्रशिक्षण अच्छे से हो। जैसे कि आईटीआई जो करते हैं बच्चे, उनमें क्या होता है, प्रशिक्षण कमी रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोग किसी भी कंपनी या फॉर्म में काम नहीं मिलता है ना, फॉर्म में नौकरी नहीं मिलती है। तो इससे क्या होता है कि वो लोग फिर से बेरोजगार रह जाते हैं, फिर वो मजदूर वर्ग बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही ख़त्म करते हैं। बाकी हम लोग जो है इसके अंदर और कुछ है नहीं, है ना, और कुछ भी इसके अंदर है नहीं। और बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग वो आगे का जो चैप्टर है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी का हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए, चैनल जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता हो, है ना, आपको लग रहा हो कि इस चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप लोग पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। एनसीईआरटी मतलब मैं कहता हूँ रामबाण, फिर से कहता हूँ रामबाण, रामबाण है एनसीईआरटी, और रामबाण का मतलब समझिए कि पाठ। चलिए, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा मेहनत लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।